नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी ने आखिर ऐसी क्या बात कह दी है जिससे एक बड़े खतरे के संकेत मिल रहे हैं। यानी कि आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा खतरा जो कि दशकों तक बना रह सकता है और जो दशकों की मेहनत थी वो पानी में मिल सकती है, यानी कि बर्बाद हो सकती है। यानी पीएम मोदी ने कहा है कि सदियों की त्रासदी का खतरा, पेट्रोल जो 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है, उसके बाद में फिर 90 पैसे के अराउंड और बढ़ चुका है, महंगा हो चुका है। तो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 2026 में एक क्रैश आने की, बहुत बड़े क्रैश आने की घोषणा की है या चेतावनी दी है। तो क्या मैं ये सच वाकई में ये क्रैश आ सकता है? आज हम इस वीडियो के अंदर डेटा के साथ बात करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है, और अगर पॉसिबल होगा तो मार्केट कितना गिर सकता है, और जब मार्केट अगर गिरेगा तो उसकी रिकवरी भी कितने समय के अंदर हो सकती है। तो ये वीडियो आपके एज ए इन्वेस्टर के लिए, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो वो बड़े नाम कौन कौन से हैं जिन्होंने वार्निंग दी है, जिन्होंने चेताया है। तो सबसे बड़े तो क्या है भैया, रॉबर्ट कियोसाकी हैं। उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमी 2026 में क्रैश होगी ऐसी कल्पना करिए, ऐसी वार्निंग दी है उन्होंने। साथ में दूसरे कौन है, मैकल बेरी हैं, 2008 के जो हीरो हैं, 2008 के अंदर इन्होंने ही घोषणा की थी, और 2000 जैसा बबल बन चुका है। तो अभी का जो मार्केट है पूरे विश्व के अंदर एक बबल बन चुका है, और ये कभी भी फट सकता है, क्रैश कर सकता है मार्केट। आखिर किन परिस्थितियों में मार्केट क्रैश कर सकता है, किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, एक एक पॉइंट करके हम बात करेंगे डिटेल में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पॉइंट 1 क्या है? पॉइंट 1 है कि सबसे बड़ा ट्रिगर है ऑयल प्राइस। तो आज के समय पे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है वो क्या है? क्रूड ऑयल की प्रॉब्लम चल रही है। और क्रूड ऑयल का मैं आपको प्राइस आज का मैं दिखाता हूं लाइव। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जो प्राइस है $109 प्रति बैरल, यानी कि 109.9, यानी कि $110 प्रति बैरल मान लीजिए। और इसका हम देखेंगे कि ये कितना हाईएस्ट गया है, तो जरा उसको चेक कर लेते हैं। तो कितना हाईएस्ट गया है जरा हम ग्राफ के अंदर चेक करेंगे। यहां पर एक सेकंड लोड हो जाने दीजिए जरा, ठीक है। तो आप यहां पर देखेंगे ग्राफ के अंदर, तो आपको यहां पर दिख रहा है, एक सेकंड देखिए, यहां पर आप देखोगे एक वीक के अंदर, तो यहां आप देख रहे हो $114 तक पहुंच गया था। ये लगभग $114 तक पहुंच चुका था ये, यानी कि 4 मई के आसपास। तो अब देख लेते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है अगर कितना डॉलर पैसा बनता है। तो आप देखेंगे कि अभी कितना चल रहा है, $109, यानी कि 109.9 के अराउंड चल रहा है अभी लाइव डेटा के अंदर। और रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ था, जब टॉप पे था युद्ध 2022 के अंदर, तब 114 से 115 तक ये पहुंच गया था, ठीक है। तो हम पास्ट की जो घटनाएं हैं उनसे कंपेयर करके अभी की घटना का हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट कितना गिर सकता है, मार्केट के अंदर हालात कैसे हो सकते हैं। 2008 के अंदर जो क्राइसिस आई थी उसमें 122 से $123 पे पहुंच गया था, और अगर 135 क्रॉस हुआ तो 2008 जैसी स्थिति बन सकती है। क्योंकि भाई पहले जब पैसे की जो वैल्यू बढ़ती है उस हिसाब से आप देखेंगे तो पहले 123 और 122 और 123 था 2008 के अंदर। अगर 130 132 के आसपास अगर पहुंचता है तो 2008 के अंदर जो रिसेशन आया था, मंदी आई थी, वैसी स्थिति बन सकती है। और ₹150 अगर क्रॉस कर जाता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में क्या होगा, रिसेशन आ सकता है। पूरी ग्लोबल इकोनॉमी, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, ताइवान हो, इंडिया हो, कुछ भी हो, रिसेशन आ सकता है। तो की रूल क्या है, यहां पे देख सकते हैं कि जो 130 और 130 कह लेते हैं, 130 या फिर 132 का जो पॉइंट है, डॉलर है यहां पर, ठीक है ना। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। 130 और 132 के बीच में ये क्या है, डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन शुरू हो जाता है, और 150 अगर आता है तो फुल क्रैश में मार्केट में आने की संभावना हो सकती है। पॉइंट 2 क्या है? पॉइंट 2 क्या है? पहला हमने बात कर लिया ऑयल का प्राइस। और ऑयल का प्राइस किसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद क्यों है, इतना बड़ा खतरा क्यों है, ये आपको पता ही है कि डोनाल्ड ट्रंप और ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, इसके वजह से जो ईरान है उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। यानी कि युद्ध स्टार्ट हुआ था न्यूक्लियर वेपन को या न्यूक्लियर साइट को खत्म करने के लिए अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब ये लड़ाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे आकर के रुक गई है, ठीक है ना। तो 1 मार्च 2026 से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकली बंद है प्रॉपर तरीके से। और ग्लोबल ऑयल की जो सप्लाई होती है, ग्लोबल पूरे वर्ल्ड के अंदर 15% की जो ऑयल सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो गई है ना। 15% की डिस्टर्ब हो गई है, यानी कि डेली का उस समय पे आप देखेंगे
तो 14 से 15 मिलियन बैरल पर डे ये इसमें सप्लाई होती थी। कितना? 14 से 15 मिलियन बैरल पर डे सप्लाई होती थी, जो कि डिस्टर्ब हो गई है किसकी वजह से? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से। ईरान अपनी शर्तों को लगवाना चाह रहा है और अमेरिका अपनी शर्तों को लाद रहा है, इसलिए यह क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म नहीं हो पा रहा है, कोई भी फैसला नहीं हो पा रहा है उसके ऊपर। तो ये इसलिए जो 15% की जो सप्लाई है डिस्टर्ब हो गई है। पॉइंट 3 की बात कर लेते हैं। भारत और एशिया पर इसका सीधा सीधा फर्क पड़ेगा। भारत और एशिया पे सीधा फर्क पड़ेगा और पड़ भी रहा है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है और पीएम मोदी को भी अपील करनी पड़ी थी इन सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि जो पिछले 10 साल से जो पिछले 5-10 साल से जो पूरे विश्व ने जो प्रोग्रेस पाई है, जो गरीबी रेखा से निकल करके ऊपर गए हैं, और अगर ये हालात ऐसे ही बनते रहे, चेतावनी दी है मोदी ने, पीएम मोदी ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसे ही हालात बनते रहे तो अगले दशकों तक 10-20 साल तक इसका दंश हमें झेलना पड़ेगा। जो गरीबी रेखा में से निकले थे वो दोबारा से गरीबी रेखा में चले जाएंगे, यानी कि इसका इंपैक्ट पूरे वर्ल्ड पे पड़ेगा और हमारे देश पे भी बहुत ज्यादा इसका असर पड़ेगा। चाइना ने क्या किया? चाइना थोड़ा सा स्मार्ट निकला इस मामले में। चाइना ने पहले जो अपने रिजर्व होते हैं, जो पहले से वॉर से पहले क्या किया, उन्होंने ऑयल स्टॉक पाइल किया, यानी कि उन्होंने पहले ही अपनी ऑयल को, रिजर्व को और ज्यादा बढ़ा लिया, तो वो आज कंफर्टेबल कंडीशन में है, कंफर्टेबल कंडीशन में है। साथ में जापान की बात कर लेते हैं, कोरिया कर लेते हैं, तो इनके भी पास भी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। भारत के पास भी है। भारतीय सरकार क्या बोलती है कि हमारे पास 60 डेज का ऑयल है और 45 डेज के लिए क्या है, सीएनजी गैस है, जो एलपीजी वगैरह होती है वो गैस है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि हमारी स्थिति थोड़ी सी और भी ज्यादा क्यों खराब है, थोड़ी सी, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, और 1.4 बिलियन पॉपुलेशन की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, एलएनजी, एलपीजी हमें काफी ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, और गोल्ड भी काफी लोग इन्वेस्ट करते थे, तो गोल्ड पे भी क्या गया, हालांकि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 5 से 15% बढ़ा दी है, 6% से 15% बढ़ा दी है, तो वहां पे अब काफी ज्यादा, हालांकि जो सब चीजों की आती करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए, और करंट अकाउंट डेफिसिट अभी फिलहाल काफी कंट्रोल में है, ठीक है ना, इन चीजों को फॉरेक्स रिजर्व को बचाने के लिए। तो बात कर लेते हैं रुपया, 96 रुपए, रुपया हमारा 96 रुपए से भी ज्यादा पहुंच गया, यानी कि अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा जो रुपया है वो काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूएस डॉलर इंडियन देखेंगे तो 96.84 सबसे लोएस्ट आज आप देख सकते हैं। रुपया बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, इसके अंदर काफी ज्यादा गिरावट देखने मिली है, तो इसका इंपैक्ट भी पड़ रहा है। तो यानी कि भारत के ऊपर आप देख सकते हैं कई सारे असर पड़ रहे हैं, तो रुपया कमजोर हो रहा है ना। फॉरेक्स रिजर्व ऑलरेडी डिप्लीटेड हो चुका है, लेकिन इसको काफी ज्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश की है पीएम मोदी ने, अपील करके भैया फॉरेन ट्रिप पे नहीं जाना है, गोल्ड को इंपोर्ट नहीं करना है, इस तरह से काफी सारी चीजें, और जितना हमें यूज करना है पेट्रोल वगैरह का। तो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट, जीडीपी जो हमारी 7% की जो फोरकास्ट थी कि भैया 7% तक रहेगी हमारी जीडीपी, अब उसको कितना कर दिया है, करीब 6% रहने की संभावना है MDES के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट है कुछ जो कि हमारे देश पर काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, एक क्रैश का खतरा बना हुआ है। पॉइंट 4 की बात कर लेते हैं। अगर पीस हो जाता है, मान लीजिए अगर पीस हो जाता है तो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन फिर भी इतनी जल्दी नहीं हो पाएंगी, समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? समय इसलिए लगेगा कि इससे 4 कारण है। सप्लाई को रीस्टोर होने में महीने या वीक्स लग सकते हैं, वीक या महीने लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं? क्योंकि जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो, चाहे वो गल्फ कंट्री के जितने भी देश हैं वहां पर स्लो हो गया है या बंद हो गया, बहुत सी जगह पे तो बंद हो गया है और बहुत सी जगह पे स्लो हो गया है। अब वो दोबारा से जब प्रोडक्शन होता है तो इस पर काफी ज्यादा समय लगता है, दोबारा से चीजों को शुरू करने में समय लगता है। सेकंड, तो सबसे पहला क्या था, माइन स्वीपिंग, यानी कि जो ईरान ने समुद्र के अंदर जो माइन्स बिछा रखे थे, अब वो ईरान ने कुछ अपने एक कहते हैं कि बयान में ये भी कहा था कि हमने कहां कहां पे माइन लगाए हैं हम खुद भूल गए हैं। तो उन माइन को ढूंढ करके उनको डिस्पोज करना, उनको हटाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इस काम को करने में भी क्या होगा, 1 आध महीना लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अभी आने वाले समय के अंदर। चैनल लिमिट, यानी कि कौन सा कॉरिडोर पहले खुलेगा, ये तय करने में समय लग जाएगा। कई सारे कॉरिडोर हैं, तो कौन सा कॉरिडोर पहले खुलेगा, कौन सा बाद में खुलेगा, इस पे सहमति बनाने में समय लग जाएगा। एम्प्टी टैंकर कैप, अब टैंकर जो हैं अभी फिलहाल क्या है, वहां पे तो अमेरिका में अपनी नाकाबंदी कर रखी है और उधर से ईरान ने भी कर रखी है, तो वहां पे कोई टैंकर पहुंच नहीं रहा है। तो
तो जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में टैंकर जब वहां जाएंगे तो समय लेंगे ना, ऐसे थोड़े कि एक ही दिन में पहुंच जाएंगे वहां पे, तो समय लेंगे, तो समय लग जाएगा, 8-10 वीक लग जाएंगे वहां पहुंचने के लिए, या मान लीजिए कुछ भी 1 महीने लग जाए या 10 दिन लग जाए, पहुंचने में टाइम लग जाता है। उसके बाद में प्रोडक्शन रैंप अप, गल्फ में बंद जो प्रोडक्शन है उसको रीस्टार्ट करने में टाइम लग जाएगा, उसको रीस्टार्ट होने में टाइम लग जाएगा। यानी बॉटम लाइन क्या है कि आज भी पीस हो जाए तो ऑयल सप्लाई नॉर्मलाइज होने में भी काफी वक्त लग जाएगा। तो ये खतरा अभी भी है, फिर भी अगर पीस हो जाती है तब भी, ठीक है। पॉइंट 5 की बात कर लेते हैं, यूएस की चाल और डिप्लोमेटिक रियलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, रशिया सैंक्शंस का वेवर एक्सटेंड हो चुका है। अगर हम ये आपको लेटेस्ट खबर बता देता हूं मैं कि इंडिया ऑलरेडी जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा था वो ऑलरेडी 2023-24 में करीब 30% किया था, 24-25 के अंदर 35% किया है। यानी कि हमारा रशिया से जो ऑयल इंपोर्ट हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है। और फिर जो हमारी भारत सरकार ने, उसने भी कल एक प्रेस मीटिंग में बोल दिया है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे, हमारी जरूरत होगी, हम जहां से पूरी करना चाहेंगे, हम रशिया से ऑयल लेना है तो हम रशिया से ऑयल लेंगे, और हम रशिया से भरपूर ऑयल ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि रशिया से ऑयल लेना अब आसान है, और हमें किसी के दबाव में ना आकर हमने अमेरिका को कह दिया है कि भैया हम दबाव में नहीं आ रहे हैं, हम तो ऑयल लेंगे। तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो ट्रंप ने ट्वीट भी किया था, क्या किया है, एक अलग बात ट्वीट किया है कि एम्प्टी ऑयल टैंकर आर सेलिंग टू द यूएस को बेचो। क्या कर रहा है अमेरिका, अब उन एम्प्टी टैंकर को लेकर के, टैंकर को लेकर के अपना ऑयल दुनिया को बेच रहा है, तो वो भी मुनाफा कमा रहा है, ठीक है ना। तो ट्रंप ईरान को डेडलाइन दे रहे हैं और ईरान नया टोल सिस्टम लगाने की बात कर रहे हैं। तो दोनों में समझौता हो नहीं पा रहा है और दोनों ही समझौता करने के मूड में भी नहीं है। ईरान ब्लैकमेल करना चाह रहा है और ट्रंप साहब तो वो पता ही है, वो कभी कुछ बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों में समझौता होने का मूड ही नहीं है। तो भारत की एकमात्र जो उम्मीद है डिप्लोमेसी है। तो भारत की क्या है, एकमात्र उम्मीद डिप्लोमेसी है, और डिप्लोमेसी के थ्रू ही ईरान बैक्ड ऑयल कॉरिडोर से डील हम लोग कर रहे हैं, इंडिया कर रहा है। और इसके ऊपर एक जो अमेरिका ने भी जो वहां पे एक नाकाबंदी लगा रखी है, वो इसलिए लगा रखी है कि ईरान का ऑयल कहीं ना जाए बाहर, और इससे ईरान के पास भी तंगी होगी, क्योंकि उनका ऑयल बिकेगा ही नहीं, तो उनके पास भी इकोनॉमी में खतरा आएगा, तो वो समझौता करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इन कई सारे मुद्दे ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से भी मार्केट में एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसका खतरा काफी ज्यादा बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 6 की, युद्ध, वॉर कब रुकेगा। वॉर कब रुकेगा इसकी कल्पना करना कोई भी नहीं बता सकता है कि कब रुकेगा, ठीक है ना। अब इसके पीछे ये हो सकता है कि हालांकि जो युद्ध होना था वो हो गया, जो युद्ध होना था वो हो चुका है। अब बस यही है कि कौन जल्दी टूटेगा, ईरान टूटेगा या फिर यूएस टूटेगा, ठीक है ना। तो ये कौन टूटेगा, ये वाली बात आ रही है। ईरान का जब तक तेल नहीं बिकेगा तो उनकी खुद की इकोनॉमी खतरे में आ जाएगी, और वो कब तक सहन कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों को देखते हैं कि आने वाला समय बताएगा कि युद्ध कब रुकेगा। अगर युद्ध के वैसे तो ये है कि देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाता है तो सारी समस्या का सॉल्यूशन निकल आएगा 1-1.5 महीने 2 महीने के अंदर। लेकिन इसके ऊपर अभी कल्पना करना कुछ नहीं कह सकते। ये युद्ध रुके तो कल भी रुक सकता है, युद्ध ना रुके तो 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि ईरान अपनी जिद पे अड़ा हुआ है और यूएस अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टर, जो आप और हमारी बात कर रहे हैं हम लोग, कि इन्वेस्टर को क्या करना है बेसिकली ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में हमें क्या अप्रोच अपना के रखनी है, हमें क्या रखना है माहौल, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको क्या करना है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, और अपने आप को प्रिपेयर करना है। अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, मार्केट गिरे या ना गिरे, ठीक है ना। आप अपने आप प्रिपेयर कीजिए। मार्केट हर 10 से 15 साल में एक बड़ी क्राइसिस देखता है, चाहे 2008 की मंदी हो, 2015 के अंदर जो कांड हो गया था, है ना, उसके बाद कोविड आया। तो कई सारे ऐसे माहौल बने हैं भविष्य पास्ट के अंदर कि हमेशा 10 से 15 साल के अंदर एक क्राइसिस आता है, जिसमें मार्केट 50 से 60% टूटता भी है। तो आप देखेंगे कि ये पहली बार क्राइसिस नहीं आया है, ये आखिरी भी नहीं है, यानी भविष्य में भी क्राइसिस ऐसे आएंगे, और पहले भी आए हैं। तो 2008 और 10 में बात कर लेते हैं तो मार्केट 61% करीब गिरा था, 60% के लगभग मार्केट 2008 की मंदी में गिरा था, जब हम कॉलेज वगैरह में थे, ठीक है ना। और हमारे सीधे जब जॉब वगैरह के लिए, इंटरव्यू के लिए, वहां पे जॉब ही नहीं थी मार्केट के अंदर, क्यों, रिसेशन था उस समय पर। तो आप देखेंगे तो फिर 1 साल 8 महीने के अंदर, करीब करीब पौने 2 साल के अंदर मार्केट ने रिकवरी करी, है ना। मार्केट ने रिकवरी और करी, कितनी करी, 157-58% के आसपास मार्केट ऊपर चला गया, उछाल मार दिया एकदम से। लेकिन कितना, 1 साल
1.25 साल के अंदर मार्केट में रिकवरी आई थी। तो आप ये देख लीजिए कि मार्केट कभी भी गिरता है, 50% गिरे, 60% गिरे, 70% गिरे, लेकिन मार्केट रिकवरी भी फास्ट करेगा और 1-1.5 साल में रिकवरी कर लेगा। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, पेशेंस रखना है। पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। जितना हम बढ़िया पेशेंस रखेंगे, हम उस गिरते हुए मार्केट के अंदर पैसा लगाएंगे और पैसा बनाएंगे, ठीक है ना। तो एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए क्या है, एसआईपी आपको बंद नहीं करनी है, बिल्कुल भी आपको एसआईपी पॉज भी नहीं करनी है। अगर आपने पॉज कर रखी है, बंद कर रखी है, तो दोबारा आज ही स्टार्ट करिए उस चीज को, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज है। गिरते मार्केट में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं, आपको ये तो पता ही होगा। गिरते मार्केट में ज्यादा यूनिट्स मिल जाती हैं और लॉन्ग टर्म में फिर आपको वही यूनिट्स जब बढ़ जाती हैं तो आपको फायदा होता है अच्छा खासा। मिनिमम 8 से 10 साल का आपका टाइम होराइजन होना चाहिए। आपको चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर चुके हो या करना चाह रहे हो, तो आपका 8 से 10 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए, जिससे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाए, ठीक है। और जो लॉस कोई भी होता है, आपको वहां से ही फायदा मिल जाए, ठीक है ना। लॉस होता है तो वो कम होगा आपको, या लॉस ये कहते हैं कि रिकवर हो जाता है एक साइकिल के बाद में। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब या बाकी जो भी और भी प्लेटफॉर्म है, ट्विटर वगैरह, जहां पे आपको फर्जी टिप्स दी जाती हैं, आपको उनसे बच के रहना है। जो कहते हैं ना कि 1 लाख लगा दो और 1 साल के अंदर दुगना पैसा कर लो, जो फर्जी, फेक और जो बेकार स्टॉक होते हैं और बेकार जो म्यूचुअल फंड होते हैं, उनसे आपको दूरी बनाकर रखनी है। आपको रिसर्च करके आपको इन्वेस्टमेंट करना है प्रॉपर तरीके से। लमसम एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए होता है, लमसम एक्टिव और स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए होता है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं ऑलरेडी इस पर कई बार वीडियो बना चुका हूं कि लमसम कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। आप उन वीडियो को आप मेरे देख सकते हो। तो अभी कैश पर बैठो, अभी कैश पर बैठो मतलब कि लमसम डालना जल्दबाजी होगी। तो अभी आप कैश लेके रखो। अभी मार्केट को और देखो, मार्केट को कि मार्केट में होता क्या है। मार्केट में अगर ऑयल के प्राइस और बढ़ते हैं, अभी आपको क्या करना है, एक चीज पे टकटकी लगा के रखिए नजर कि ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं। मान लीजिए अगर आज ही युद्ध अगर बंद हो जाता है, तब भी ऑयल के प्राइस नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा। तो ऑयल प्रायोरिटी आपकी पहली होनी चाहिए। ऑयल के प्राइस देखिए कि ऑयल के प्राइस घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्या हो रही है, स्थिति क्या बन रही है। आप उसी हिसाब से क्या करेंगे, आपको लमसम करने का भी मौका मिलेगा, है ना। तो मार्केट 10 से 15-20% गिर सकता है। मार्केट अभी यहां से 10-15-20% और गिर सकता है मार्केट। और जैसे ही पीस सिग्नल मिले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलने का साइन आए, उस वक्त आप फुल लमसम लगा सकते हो। फुल लमसम लगा सकते हो कैसे, मान लीजिए अभी मार्केट गिरते गिरते ऐसे आ रहा है और अभी हमारी स्थिति कोई नहीं बन रही है, हमें नहीं पता ना मार्केट कितना अभी मार्केट में क्या स्थिति है, क्या होगा आने वाले समय के अंदर। मार्केट गिरते गिरते कभी ऊपर आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। जैसे ही आपको सिग्नल मिल जाता है कि हाँ युद्ध बंद हो गया, यानी कि वहां से बाउंस बैक करेगा मार्केट। जब वहां से मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो आप यहां पर अपना सारा पैसा या जो भी आपने लमसम के लिए रखा हुआ था, आप यहां पर भी लगा सकते हो। बट आपको एक्टिवली मार्केट में तैयार रहना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा मार्केट को। ऐसा नहीं है कि एक कोई फेक खबर आ गई कि मार्केट युद्ध बंद हो जाएगा, है ना। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो आपको एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी। जितनी अच्छी एक्यूरेसी आपकी होगी, आप उतना ही बेहतर तरीके से पैसे अपने मार्केट में डिप्लॉय कर पाएंगे, लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, मार्केट इकोनॉमी से पहले रिएक्ट करेगा तो तुरंत रैली भी करेगा। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होगी, मार्केट की इकोनॉमी से पहले क्या अगर रिएक्ट करेगा, यानी तुरंत रैली मिलेगी। तो एक का मात्र चीज जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको ट्रैक क्या करना है, ऑयल के प्राइस ट्रैक करने हैं। ऑयल प्राइस 130 क्रॉस हुआ या नहीं हुआ, ये देखना है आपको। यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और यह क्राइसिस भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यानी कि जो क्राइस है ना $130 तक पहुंचने की, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन मैं अगर पर्सनली अपनी बात बताऊं तो नहीं होगी, नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जल्दी होने की उम्मीद है, कल्पना करते हैं ऐसी, ठीक है ना, हो सकती है। तो क्या प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर कभी पैनिक नहीं करता? देखिए, प्रिपेयर्ड पैनिक करता है, लेकिन उसको मैनेज करना सीखना पड़ेगा। जितने अच्छे तरीके से मैनेज कर लोगे आप, तो उतना ही पैनिक आप नहीं आओगे। एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या करना है, बनी रहिए मार्केट में। लमसम इन्वेस्टर कैश रेडी रखो, लेस कैश को तैयारी करो और बनाओ पैस को, और मोमेंटम का इंतजार करो। जैसे ही बाउंस बैक करता है मार्केट, आप पैसा लगा दीजिए, युद्ध बंद हो जाता है तो। और ऑयल प्राइस को ट्रैक करते रहो। यही सबसे बड़ा असली ट्रिगर आज के समय का बना हुआ है कि ऑयल के प्राइस पे ही सारे इकोनॉमी, सारे फंडे जुड़े हुए हैं। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करते हैं, ट्रैक करते हैं ऑयल के प्राइस को कि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा या बढ़ रहा है लगातार या घट रहा है, इसी पे मार्केट डिपेंड करेगा। जैसे ही सिग्नल मिलता है कि हाँ युद्ध बंद हो गया, या जैसे ही सिग्नल मिलता है कि ऑयल के प्राइस डाउन जा रहे हैं,
तुरंत हमें क्या करना है, अपनी लमसम पैसे लगाने की स्ट्रेटेजी पे काम करना है और मार्केट पर नजर बना के रखना है। आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि पीएम मोदी ने जो बोला है वाकई में इसका इंपैक्ट पड़ने वाला है हमारे देश की इकोनॉमी पर और पूरे वर्ल्ड पर। कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।